इसी सिस्टम पे जीरो है, तो आप एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, बोलो, क्लियर है बात? और कंजर्वेशन एंग्लो मोमेंटम के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा, जिस पॉइंट के अबाउट आप कंजर्वेशन लगाना चाहते हो टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट ही जीरो होना चाहिए। इट कैन पॉसिबल कि किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट जीरो हो और किसी पॉइंट के अबाउट जीरो ना हो। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं होगा उस पॉइंट के अबाउट एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सीधे मैं आता हूँ इसके एप्लीकेशंस पे। ठीक है, एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, और जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं सारे क्वेश्चन के फॉर्म में ही हैं बेसिकली। ठीक है, लास्ट क्लास में जब मैंने क्वेश्चन ये जो कराया था ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आप एप्लीकेशन के फॉर्म में भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे एक एप्लीकेशन जो है वो फोल्डिंग हैंड वाला होता है, तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, तो उसको अगर मैं एक शॉर्ट वे में आपको डिफाइन करूं तो उसमें सिंपली क्या होता है कि एक पर्सन, लेट्स से एक पर्सन है हमारे पास, और वो पर्सन जो है अपने हैंड्स को अगर एक्सटेंड रखता है और किसी भी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है लेट्स से। ठीक है, उसका एक एंगुलर स्पीड है लेट्स से ओमेगा वन। तो इस समय उसके पास एक, अच्छा मान लेते हैं मैं इसके हाथ में डंबल दे देता हूँ। ठीक है, तो इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका होगा आई वन। तो इस प्रोसीजर में क्या होगा, जब वो अपने हाथ को फोल्ड करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ठीक है, और इस फोल्डिंग जो हैंड प्रोसीजर है उसमें अगर आप नोटिस करोगे, फोल्डिंग हैंड के प्रोसीजर में, एक ना, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा, टॉर्क जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एल आई इज इक्वल टू एल एफ हो जाएगा। बॉडी सिमेट्रिकली है, रोटेट कर रही है, तो आई वन ओमेगा वन। अच्छा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे एंगुलर स्पीड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई टू एंड ओमेगा टू कर दिया मैंने। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। ठीक है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब जैसे इसमें एक छोटी सी बात है कि इस प्रोसीजर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, पूछा जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ये तो क्लियर हो गया, ओमेगा टू निकाल भी लोगे। तो कोई गेस करना चाहे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? तो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें होगी रोटेशन वाली, बढ़ रही हाफ होगी। आई वन ओमेगा वन स्क्वायर है। ठीक है, और ये तो इनिशियल हो गई लेट्स से, और फाइनल वाली जो होगी हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर होगी। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी को अगर एंग्लो मोमेंटम के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो बताओ? इसमें आई वन से मल्टीप्लाई, नीचे आई वन से डिवाइड, तो यहाँ बन जाएगा आई वन ओमेगा वन का होल स्क्वायर जो बन जाएगा एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एल स्क्वायर बाई टू आई वन। ये क्वाइट सिमिलर टू काइनेटिक एनर्जी, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर बाई टू एम, वैसा ही है, ये एल स्क्वायर बाई टू एम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इक्वल टू में एल स्क्वायर बाई टू आई टू। हमको पता है कि आई टू जो है डिक्रीज किया है, तो आई टू इज लेस देन आई वन। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि काइनेटिक एनर्जी की होगी वो इंक्रीज कर रही है। अब इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो वर्क डन होता है ना वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन कौन सा फोर्स करा रहा है, तो आंसर आएगा वर्क डन बाई मैन। मैन का कौन सा, मसल्स,
मसल्स जो वर्क डन हुआ है दैट इज कंसिडर एज पॉजिटिव वर्क डन, जो कि इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक